हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। जैसा कि आप सभी जानते हो, सीटेट पेपर 2 शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं साइंस पोर्शन की आंसर की, और आंसर की के साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आज चाइना रोज से पूछा गया था, तो कल क्या पता टर्मरिक से पूछा जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे साइंस के क्वेश्चंस के बारे में, और उसके बाद में अपन बात करेंगे पेडागोजी के बारे में। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर 61। देखिए पहला क्वेश्चन देखो, सीवेज ट्रीटमेंट इज इसेंशियल टू प्रिवेंट डिजीज एंड डेथ। तो इंपॉर्टेंट है कि जो अपने पास में सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो इसेंशियल होता है बीमारियों से बचाने के लिए। तो स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। ये जो असर्शन है वो क्या है हमारे पास में ट्रू है, क्योंकि जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये क्या होती है, ऐसी बीमारियां होती हैं जो पानी के थ्रू होती है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो इसलिए इसेंशियल होता है। तो ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा करके है, सीवेज इज ए सॉलिड वेस्ट विच कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो सीवेज होता है वो मेनली क्या होता है, लिक्विड वेस्ट होता है। क्या होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, ना कि सॉलिड वेस्ट। तो इसका असर्शन तो ट्रू है, बट आर जो रीजन वो क्या है, फॉल्स है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब ध्यान से देख लो कि इसके अलावा कल वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है। तो एक तो याद कर लेना, स्लज क्या होता है। ठीक है, क्या है स्लज। अब स्लज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे जब सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, तो नीचे बैठ जाता है। सॉलिड वेस्ट हो गया जो नीचे बैठ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। इसके अलावा एक याद और कर लेना, क्लोरीनेशन। क्या है, क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन क्या होती है, क्लोरीनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, पानी को साफ करते हैं। और पानी को साफ कैसे करते हैं, बाय एडिंग क्लोरीन गैस। क्या ऐड करते हो इसके अंदर, आप क्लोरीन ऐड करते हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन बोलते हैं। होप आपको 61 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हैं, कह रहा स्पेरिकल्स एंड स्टोमेटा आर पोर्स थ्रू विच इंसेक्ट एंड लीव्स एक्सचेंज गैसेस रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, सही है। जो स्पेरिकल्स होते हैं और जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास में पोर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो लीव्स होती हैं गैसेस का एक्सचेंज करती है। तो स्टेटमेंट ए तो मेरी क्या ट्रू है। स्टेटमेंट ए क्या मेरी ट्रू है। तो देखो किस किस में स्टेटमेंट ए है, इसके अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर। तो ऑप्शन 4 तो एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है, कह रहा है स्पेरिकल्स इन एन इंसेक्ट आर मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू स्टोमेटा इन लीफ। तो ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। जो स्पेरिकल्स होते हैं उनका नंबर कम होता है, और जो स्टोमेटा होते हैं उनका नंबर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर एक कोई अपने पास में लीफ है तो उसके ऊपर स्टोमेटा, लाखों स्टोमेटा हो सकते हैं, बट कोई इंसेक्ट है तो उसके अंदर क्या होता है, स्पेरिकल्स का नंबर लिमिट होता है, लिमिटेड नंबर होता है। मेनली क्या होता है, किसी भी इंसेक्ट पे 10 जोड़े ऑफ स्पेरिकल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स मिलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरी क्या हुई, फॉल्स। तो देखो जिसमें बी है तो उसको काट दो, तो मेरा बी तो इसी कट गया। तो ये बचा अपने पास में ऑप्शन। अब कह रहा है बोथ स्टोमेटा एंड स्पेरिकल्स आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एंड इंसेक्ट्स बॉडी रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट में मेरी फॉल्स है। ये इसलिए है क्योंकि जो अपने पास में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा पत्तियों की निचली सतह पर हो सकता है, लेकिन स्पिरिकल्स क्या होते हैं, किसी भी इंसेक्ट की निचली लोअर सरफेस पे नहीं होता, बल्कि जो शरीर होता है उसकी लेटरल साइड पे होता है। जो बॉडी होती है उसकी लेटरल साइड पे क्या होता है, अपने पास में स्पिरिकल्स होते हैं। तो जो स्टेटमेंट नंबर सी है वो मेरी क्या इनकरेक्ट है। तो ये वाला भी कट गया। तो ऑप्शन क्या रहेगा मेरे पास में, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये जो बेसिकली पूछा गया है ना आज, तो कल के लिए प्रिडिक्शन मेरी ये रहेगी कि आपसे पूछा जा सकता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास में अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं और विदाउट ऑक्सीजन। अगर विदाउट ऑक्सीजन अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वहां पे क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ईस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट हो गया ना, ईस्ट। ईस्ट के अंदर क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। अब इसी तरीके से देख लो, जो मसल्स होती है, मसल्स, मसल्स के अंदर जब अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां पे अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो वहां पे बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से क्या आता है, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्रैम्प्स आते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास आ गए और मैं ज्यादा डीप में नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कम टाइम पे आपको ज्यादा चीजें बता दूँ। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो 63 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए पुशेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये इसमें ए क्या आएगा, जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पुश करता है, किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पुश करता है। तो ए की जगह क्या आएगा,
राइट वेंट्रिकल, ये मेरे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब सेकंड क्या रखा है, बी, टेक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है, कहाँ से कहाँ, हार्ट से लंग तक। तो बी के अंदर कौन आएगा, पल्मोनरी आर्टरीज आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे इसका तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब इसके अलावा कल वाले पेपर पे क्या इंपॉर्टेंट है वो देख ले एक बार। देखो आज आपसे ह्यूमन हार्ट के बारे में पूछा है, तो कल आपसे ब्लड के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अब कह देगा ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो पहला तो होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या था, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैंने कहा था जो आरबीसी होती है वो क्या करती है, O2 को कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है, और जो आरबीसी होती है इसकी फिक्स्ड शेप होती है, ये भी ध्यान रखना, क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है, और इसका कलर कैसा होता है, लाल कलर की होती है। और इसका लाल कलर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के अंदर मेटल कौन सी होती है, आयरन। इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी इज काइंड ऑफ इंडियन आर्मी, और मैंने कहा था डब्ल्यूबीसी होती है वो बैक्टीरिया से लड़ती है और अपनी बॉडी को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और डब्ल्यूबीसी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है भाई, प्लेटलेट्स हमारे पास में क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग करता है। क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग करता है। मान लो कहीं आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जो जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। तो होप आपको ब्लड के बारे में पता लग गया होगा। अब देखो आगे एक दो चीज और देख लेते हैं कि इसके अलावा ये भी देखना कि जो आर्टरीज होती है ना, वो होती है थिक वॉल, क्या होती है, थिक वॉल। और जबकि जो वेन्स होती है वो क्या होती है, थिन वॉल होती है। क्या होती है, थिन वॉल्स होती है। तो आपको होप है कि आपको 63 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो 64। ठीक है, नेचर ऑफ साइंस से है। तो जब मैंने साइंस पेडागोजी क्लास करवाई थी तो आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, समझाया भी था। तो असर्शन है, कह रहा हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज विच इन टर्न बिकम लॉज। तो देखो स्टेटमेंट मैंने आपको एक वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि जो थ्योरीज होती है एंड लॉज होती है एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मतलब ये है कि थ्योरी तो लॉ नहीं बन सकती और लॉ थ्योरी नहीं बन सकता, दोनों क्या होती है, अलग अलग चीजें होती है। तो पहला मेरा जो असर्शन है वो क्या है, मेरा फॉल्स है। असर्शन क्या है, मेरा फॉल्स है। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट और देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या रखा है इसने कि साइंटिफिक लॉज सच एज लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आर एब्सोल्यूट। मैंने कहा था जो साइंटिफिक लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, टेंटेटिव होते हैं। क्या होते हैं, टेंटेटिव होते हैं। मतलब कि नए एविडेंस मिलने पे वो चेंज हो जाएंगे। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नहीं है साइंस के अंदर। तो मेरी जो रीजन है ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन भी मेरा फॉल है और फॉल्स है, और जो मेरा रीजन है वो भी क्या है, फॉल्स है। तो देखो कौन सा है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका राइट आंसर रहेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो करके, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द साइज ऑफ ओवरीज इन फीमेल्स। कह रहा है कि जो प्यूबर्टी के टाइम जो साइज होता है ओवरीज का फीमेल्स के अंदर वो क्या होता है, वो इनलार्ज होता है। क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, इनलार्ज होगा। ए का मतलब क्या है, इनलार्ज, कि क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। और जो प्यूबर्टी टाइम क्या होता है, जो फीमेल्स के अंदर एग क्या होते हैं, जो एग होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, एग क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो एक ही जगह क्या आएगा, एनलार्ज आएगा। देखो एनलार्ज कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन 2 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। एंड प्रोड्यूस जो ओवरीज होती है, जो फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन। क्या होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एस्ट्रोजन आएगा। तो मेरे पास में ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा, मेरा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि बोल रहा है थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा नहीं है। बाकी देख लो इसमें करके, इन मेल सी इज प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं मेल के अंदर। और जो कह रखा है, द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय डी। और ये जो डी होता है ना, डी की जगह कौन आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा। कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, इन सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, इनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो कल के पेपर के लिए मेरा गैस ये है कि आपसे पूछ लगता है जो एड्रेनलिन होता है, क्या होता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के बारे में पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या इंसुलिन के बारे में पूछा जा सकता है।
इंसुलिन मैंने बताया था, जो इंसुलिन के अंदर क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। और इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ये होता है पैनक्रियाज से होता है। किससे होता है, पैनक्रियाज से होता है। और मैंने आपको ये बताया था जो पैनक्रियाज होती है ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। क्या ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कैटेगरी में भी आती है। उसके बाद में था थायरोक्सिन, ये भी देख लो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दे रखा थायरोक्सिन। ठीक है, तो थायरोक्सिन क्या होता है, थायराइड थायराइड ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है ये, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और इसकी कमी से क्या होता है, गोइटर हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास में, गोइटर हो जाता है। ये सुनो, आई बात समझ में, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें फिजिक्स का है, सर्किट कंप्राइजिंग 3 आइडेंटिकल बल्ब्स, ठीक है, एंड स्विच इज कनेक्टेड टू डिफरेंट अरेंजमेंट एज गिवन बिलो, इन विच अरेंजमेंट विल द बल्ब ग्लो द ब्राइटेस्ट। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन दे रखे इसमें कह रखा है, अरेंजमेंट सी ऐसी है, क्या कह रहा है, 2 बल्ब्स इन पैरेलल कनेक्टेड इन सीरीज विद द थर्ड बल्ब। कह रहा है 2 बल्ब तो क्या है, पैरेलल है, और जो थर्ड बल्ब है उसके साथ में क्या है, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रखे हैं। और अरेंजमेंट डी है 2 बल्ब्स इन सीरीज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द थर्ड बल्ब, मतलब कि 2 बल्ब तो सीरीज के अंदर है और तीसरे के साथ में क्या है, पैरेलल के अंदर है। अरेंजमेंट ए ऐसी है कि ऑल बल्ब्स इन सीरीज, ये सभी के सभी बल्ब्स क्या है, सीरीज के अंदर है। और अरेंजमेंट बी के अंदर क्या है, ऑल बल्ब्स इन पैरेलल, की सारे के सारे बल्ब क्या है, पैरेलल के अंदर है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि इसलिए कि जो जब पैरेलल अरेंजमेंट होती है ना, पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर क्या है कि जो हर एक बल्ब है उसको मिलती है फुल वोल्टेज। क्या मिलती है, फुल वोल्टेज मिलेगी हर एक बल्ब को। अगर फुल फुल वोल्टेज मिलती है तो वो क्या करते हैं, जो बल्ब वो सबसे तेज जलते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं, ब्राइटेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, ब्राइटेस्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं सीरीज की, अगर बल्ब सीरीज के अंदर है तो वहां पे क्या होगा कि जो वोल्टेज होती है बेसिकली वहां पे क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, पैरेलल वाला, कि सभी बल्ब क्या होने चाहिए, पैरेलल के अंदर होना चाहिए। अगर आपने पैरेलल के अंदर रखा तो बल्ब क्या करेंगे, ब्राइटेस्ट ग्लो करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। कल के लिए मेरी प्रेडिक्शन ये कि आपसे ना फ्यूज के बारे में पूछा जा सकता है। फिजिक्स की बात करते हैं फ्यूज के बारे में, या फिर अपने पास में होता है ना हीटिंग एलिमेंट हो गया, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों का आप एक बार पढ़ के जाना। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है, एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन। ये स्टेटमेंट सही है कि जो एनोडाइजिंग होती है वो मेटल्स को कोरोजन से बचाने का एक बढ़िया तरीका है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट के असर्शन तो मेरा क्या है, सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद लेयर ऑफ जिंक। ये मेरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जब आप को आयरन की कोटिंग करते हो किसके साथ में, जिंक के साथ में, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते थे, गैल्वेनाइजेशन बोलते थे। ध्यान आया थोड़ा बहुत, मैंने आपको बताया था ये। तो जो एनोडाइजिंग होती है वो किसके लिए होती है, मेनली होती है एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए होती है, एल्यूमिनियम के लिए होती है। आई बात समझ में। तो जो इसका रीजन है वो क्या मेरा इनकरेक्ट है, असर्शन क्या है, ट्रू है, मतलब असर्शन ट्रू है और रीजन मेरा क्या है, फॉल्स है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। एनोडाइजिंग के बारे में पूछ रखा है। हाँ, एनोडाइजिंग से अपन क्या करते हैं, किसी मेटल को कोरोड होने से बचाते हैं। बट जो जो एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है ये मेनली अपन यूज करते हैं किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए। और जो आयरन होता है जिसके अंदर क्या करते हो आप, जिंक की क्या करते हो, कोटिंग करते हो। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। दोनों प्रोसेस क्या है, कोरोजन बचाने के लिए। बट जो एनोडाइजिंग है वो एल्यूमिनियम के लिए, और जो गैल्वेनाइजेशन है इसमें इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अपने पास में आयरन होता है जिस पे जंग लगता है उसको अपन बोलते हैं रस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये ध्यान रखना। उसके बाद में जो अपने पास में आयरन पे जंग लगने के लिए कंडीशन क्या क्या है, तो ये बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर की, दोनों क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है जो स्टेनलेस स्टील होता है, क्या होता है, स्टेनलेस स्टील है, इसके अंदर जंग नहीं लगता। इसकी क्या बोलते हैं, एलोय क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था फिकर नहीं, तो आयरन होता है, क्रोमियम, निकल, और लास्ट में क्या होता है, कार्बन। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो होप आपकी चीज समझ में आ गई। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, अपन ने बात की थी इसके बारे में, ठीक है, जब अपन सीटेट की क्लासेस ले रहा था मैंने थोड़ी बहुत ही क्लास ली थी, बट आप देखना कि वहां से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन ओपन फॉर ए फ्यू डेज, कह रखा है जो अपने पास में चांदी होती है वो थोड़े टाइम के बाद में काली हो जाती है। और काली होने का मतलब ये कि चांदी के ऊपर जंग लग गया है या कोरोड हो गई है, तो कह रहा है कि वो कोरोजन किसकी वजह से होता है। तो मैंने कहा था आपको जो कोरोजन होता है वो होता है सिल्वर सल्फाइड की वजह से। क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है वहां पे। इसका मतलब ये था ड्यू टू रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर की जो चांदी होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करती है और ये क्या बनाती है, Ag2S बनाती है। क्या बनाती है, Ag2S बनाती है। और ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है इसी की वजह से मेरे पास में क्या होती है, चांदी काली हो जाती है। ये तो रही इस क्वेश्चन की बात। अब देखो अपन तो टारगेट कर रहे हैं ना कल वाले एग्जाम के अंदर, तो कल वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है जो कॉपर होता है, कॉपर के अंदर ग्रीन कलर का जंग लगता है, ग्रीन कलर की कोरो ग्रीन कलर का जंग लगता है, तो कह रहा है ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है। तो मैंने आपको बताया था जो कॉपर के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर होता है वो मिक्सचर होता है किस किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड का एंड कॉपर कार्बोनेट का। किसका मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और प्लस में कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले गोल्ड पे जंग लगेगा या नहीं लगेगा, तो गोल्ड मोस्टली क्या होता है, ये अनरिएक्टिव होता है। क्या होता है, ये अनरिएक्टिव होता है, गोल्ड पे मेनली जंग नहीं लगता है, जल्दी से कोरोड नहीं होता है। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ सोल्ट दे रखे हैं, ठीक है, ये नेम ऑफ सोल्ट दे रखे हैं और आपको बनाना है। और बनाना कैसे, एक एसिड को बेस के साथ में मिक्स करके, ठीक है, कि एक एसिड लेना है आपको एक बेस लेना है, दोनों को मिक्स कर दो, क्या बनाना है आपको, ये सोल्ट बनाने। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप लास्ट वाला देखो एक बार, कि आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है। एक तो होना चाहिए एसिड और दूसरा होना चाहिए क्या, बेस। इन दोनों को मिक्स करके आपको क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है। ये आपने रिएक्शन हजार बार पढ़ी है कि एसिड आप कौन सा लेते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस क्या लेते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, NaCl बनता है। क्या बनता है मेरा, NaCl बनता है। यस और नो, तो देखो सी की जगह कौन आएगा, HCl, डी की जगह कौन आएगा, NaOH। तो किस ऑप्शन में देखो, सी की जगह HCl, डी की जगह NaOH, इसके अंदर है, ये हो सकता है मेरा। सी की जगह HCl है और डी की जगह क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये नहीं हो सकता। इसमें देखो सी की जगह HCl है और डी की जगह क्या NaOH, ये भी मेरा हो सकता है। तो मतलब ये है कि या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, 4 होगा। अब इसको थोड़ा एक बार ध्यान से देखना। मान लो कि आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। अब याद करो, आपको यहाँ पे ए की जगह क्या दे रखा है, NH3, और यहाँ पे ए की जगह क्या है, NH4। बी तो मेरा सेम है ना। तो आपको एक बात तो पता है ना कि NH4 तो कुछ होता ही नहीं, NH4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, यहाँ अगर NH4 पॉजिटिव लिखा होता ना तब मैं मान लेता कि NH4 पॉजिटिव होता है, बट ये तो NH4 है ना, ये तो होता ही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा मेरा, राइट आंसर रहेगा इसका, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन कैसे हुई देख लो ध्यान से, कि HCl के अंदर आपने बी मिलाया, सॉरी ए मिलाया, और ए मेरा क्या है, NH3 है, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा NH4Cl। ये तो बनाना था आपको, अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अब देखो नेक्स्ट है, अगर आपने एसिड लिया था HNO3, इसके अंदर आपने बी मिलाया और बी मेरा क्या है, NaOH है। क्या मेरा, NaOH है, तो यहाँ से मिलता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ये तो बनाना आपको सोडियम नाइट्रेट। और थर्ड कौन सा है, सी और डी को मिलाना है। सी क्या है मेरा, HCl है, और डी क्या है, NaOH है। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा अपने पास में, सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। तो कॉमन सेंस ही क्वेश्चन अपना बन सकता था, ठीक है। आई बात समझ में, चलो ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज पे है। अपन ने बहुत सारे सवाल इस पे किए थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो यहाँ पे मैं थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। एक बार आप देख लो, कह रहे हैं अ फ्यू स्पून ऑफ शुगर आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर ए कंसंट्रेटेड शुगर सिरप। कह रखा कि आपने पानी के अंदर, ठीक है, क्या मिला दी, चीनी मिला दी, शुगर ऐड कर रहे हो। तो पूछ रहा है ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। याद करो अपना सोडियम क्लोराइड वाला एग्जांपल, मैंने कहा था कि अगर आप इस पानी के अंदर नमक मिलाते हो और अगर आप इसको नीचे से हीट करते हो तो पानी तो मेरा क्या बन जाता है, सारा का सारा वेपर, पीछे क्या रह गया था, नमक। तो ये कैसा चेंज था, ये था फिजिकल चेंज। तो सेम चीज तो शुगर के साथ में है ना, शुगर इसके अंदर मिलाओगे तो डिजोल्व तो हो गई, बट जैसे ही आप क्या करते हो, इसको गर्म करते हो तो पूरा पानी वेपर बन जाता है और पीछे क्या बच जाएगी, मेरी शुगर बच जाएगी। तो ये मेरा कैसा चेंज आता था, फिजिकल चेंज था। कैसा चेंज है ये मेरा, फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब आगे देखो, अब कह रहा है शुगर सिरप इज हीटेड ऑन लो फ्लेम टिल इट कैरामलाइजेस। आप जो कैरेमल चॉकलेट खाते हो, क्या होता है, कैरेमल चॉकलेट खाते हो, ये किसे कैसे बनती है, जब आप शुगर को, चीनी को जब हीट करते हो ना,
हीट करने के बाद में जो आपकी चीनी थी ना, एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कैरेमलाइजेशन बोलते हैं। और ये क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि शुगर की कंपोजिशन अलग है और ब्राउन कलर की कंपोजिशन क्या है? अलग है। शुगर का टेस्ट अलग होता है और ये जो ब्राउन कलर की जो कैरेमल चॉकलेट बन गई थी, इसका भी टेस्ट क्या होता है? अलग होता है। तो दोनों चीजें क्या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो क्या अपने पास में ये केमिकल चेंज होगा। क्या ये कि केमिकल चेंज है? तो ध्यान रखना भाई, ये केमिकल चेंज आता है। तो देखो स्टेप वन तो क्या है? फिजिकल। देखो बोथ स्टेप वन, नहीं नहीं दोनों नहीं है, दोनों केमिकल चेंज भी नहीं है। पहला तो मेरा फिजिकल चेंज है और दूसरा कौन सा है? केमिकल चेंज है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो कल की प्रेडिक्शन ये है, आपसे पूछ सकता है कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल होती है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल कैसा चेंज है? फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड कैसा चेंज है? ये होता है अपने पास में केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, कि कोई सब्सटेंस सबसे अपने पास में कोई कागज है वो जल रहा है, तो ये कैसा चेंज है? कि केमिकल चेंज है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ वुड की लकड़ी को आप काट रहे होती है, कैसा चेंज होता है? फिजिकल चेंज है। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, हर किसी ने कर दिया हुआ। कर रखा है द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज टू पॉजिटिव चार्ज। कोई एलिमेंट है, ठीक है, और उसके आयन पे कितना चार्ज है? टू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो कह रहा है द मास नंबर ऑफ द एटम, कोई एटम है जिसका मास नंबर कितना है? 27 है। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। तो सबसे पहले कह रखा है कि जो मास नंबर है वो कितना है? 27 है। कितना है? 27 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 14 है। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। कह रहा है कि जो हमारे पास में आयन है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो मास नंबर होता है, क्या है? मास नंबर, वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस और नो। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि जो अपने पास में एटम होता है जो न्यूट्रल होता है, उस केस में जो प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल की बात करें अपन, किसकी बात करें? न्यूट्रल की बात करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोटॉन निकालो कितनी है। अब देखो अगर आप प्रोटॉन निकालने जाओगे तो मास नंबर कितना है? 27। न्यूट्रॉन कितने थे? 14 थे। प्लस में क्या निकालना आपको? प्रोटॉन। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो प्रोटॉन का नंबर कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। अब मेरा एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल के केस में अगर प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये भी 13 होंगे। कितने होंगे? 13। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। इसको देख के आप 13 पर टिक मत कर देना, ठीक है। ये न्यूट्रल के अंदर है 13, तो किसके अंदर है? न्यूट्रल के अंदर। बट आपके आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या कह रहा है कि जो आयन है, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जो आपके पास में एटम था जो न्यूट्रल था, इसके ऊपर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। अगर आप यहां से आ जाओगे तो आपने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। भाई किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वहां से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो। और कितना चार्ज है? +2, मतलब कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? रिमूव किए। तो पहले कितने थे? 13। 2 आपने रिमूव कर दिए तो कितने बच गए? 11। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो भाई इस कंसेप्ट से पक्का पढ़ के चले जाना कि जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं। प्लीज एक बार आप पक्का देख के चले जाना, ठीक है। हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की है तो उसके अंदर मैंने सेम क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या दे रखी है? एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है? कोई लाइट है, क्या हमारे पास में कोई भी लाइट है जो ट्रेवल कर रही है 3 मीडियम में से, मीडियम ए, मीडियम बी एंड मीडियम सी। और इन तीनों मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी, वो तीनों की तीनों ऑप्टिकल डेंसिटी क्या डिफरेंट है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा और डब्ल्यू क्या होगा। तो कह रहा है कि पहले मेरी लाइट किस में गई है? मीडियम ए के अंदर गई है। तो कह रहा है उसकी स्पीड के अंदर कैसा चेंज आएगा? वो मेरा एक्स है। फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या चेंज आएगा? वो मेरा वाई है। और वेवलेंथ के अंदर क्या इन्होंने बता रखा है कि वेवलेंथ क्या हो रही है मेरे पास में? डिक्रीज हो रही है। सेम किसके अंदर है? बी के अंदर। सेम किसके अंदर है? सी के अंदर। तो आपको सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब एक बात सुनो, मैंने आपको बताया था कि मीडियम कैसा भी हो, मीडियम आपका कैसा भी हो, जो लाइट की एक चीज चेंज नहीं होती है वो है मेरी फ्रीक्वेंसी।
वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मतलब कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, तो मेरा y मतलब कि फ्रीक्वेंसी इन मीडियम ए क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो y की जगह क्या आएगा मेरा, नो चेंज, क्या आएगा, नो चेंज। ठीक है, अब w की जगह भी क्या आएगा, w मेरा क्या रहेगा, नो चेंज, क्या रहेगा, नो चेंज। तो देखो y भी मेरा नो चेंज है और w मेरा नो चेंज है, ऑप्शन में ढूंढो तो कहाँ कहाँ y मेरा नो चेंज दे रखा है और w मेरा नो चेंज दे रखा है। तो देखो इसके अंदर y क्या है, रिमेन अनचेंज इसके अंदर है। यहाँ पे y मेरा डिक्रीज है, w मेरा क्या है, अनचेंज्ड है। यहाँ पे y मेरा क्या है, डिक्रीज है, यहाँ पे y मेरा क्या है, इंक्रीज है। तो बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर y मेरा क्या है, y और w दोनों क्या है, नो चेंज है, मतलब कि वो अनचेंज्ड है। तो मेरा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस किया था जब मैं आपको सोइल की होरिजन करवा रहा था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, करेक्ट, ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन द ए होरिजन एंड बी होरिजन इज एडवांटेजेस फॉर एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स। ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, सही है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो ए होरिजन होती है और बी होरिजन होती है, ए होरिजन की अगर बात करें तो पोरस होती है, क्या होती है, पोरस होती है, और इसके अंदर क्या होती है, ह्यूमस होती है। और जो बी होरिजन होती है ये क्या होती है, बैंक ऑफ मिनरल्स होती है, क्या होती है, मिनरल्स का बैंक होती है। तो इसके अंदर जो रूट्स होती है उनकी ग्रोथ और ब्रांचिंग के एडवांटेजेस होती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसलिए क्योंकि इन दोनों लेयर के अंदर, इन दोनों होरिजन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। तो सिचुएशन ये क्या मेरी सही है, सिचुएशन ये क्या है, सही है। अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन ये क्या रखा है, सी होरिजन इज रिच इन ह्यूमस विच मेक्स सोइल सॉफ्ट एंड पोरस। ये तो इनकरेक्ट है भाई, अभी मैंने बोला कि सी नहीं, ए होरिजन क्या होती है, रिच इन ह्यूमस, किसके, ए ओरिजिन के अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमस होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या इनकरेक्ट है। तो सी के अंदर सर क्या होते हैं, सी के अंदर होते हैं क्रैक्स, सी के अंदर क्या होते हैं, क्रैक्स, मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो किस किस होरिजन के अंदर मिलते हैं, सी के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा एक आर होरिजन और होती है जिसको अपन बेड रॉक बोलते हैं, इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपको, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ग्राउंड वाटर किस होरिजन में स्टोर होता है तो किसके अंदर होता है, आर होरिजन के अंदर स्टोर होता है। ये तो रहा आज का क्वेश्चन। कल के लिए देखो क्या आ सकता है, कल के लिए अपने पास में पूछ सकता है टाइप्स ऑफ सोइल्स, टाइप्स ऑफ सोइल्स। और टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर सबसे पहला मेरा वो है, वो है सैंडी सॉइल। क्या होता है, सैंडी सॉइल। तो देखो सैंडी सॉइल क्या होती है, लार्ज पार्टिकल होती है सैंडी सॉइल के अंदर। सैंडी सॉइल्स के अंदर क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं, और सैंडी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है। सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये सुनो, इसके बाद अपने पास में आता है कौन सा, क्ले सॉइल। क्या होता है, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, जो टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। और इसी की वजह से जो क्ले सॉइल होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर आपसे पूछ ले कि धान की खेती के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है, तो क्ले सॉइल होती है। क्या होती है, क्ले सॉइल होती है। ठीक है, इसके बाद एक सॉइल और होती है, कौन सी, लोमी सॉइल। क्या आती है, लोमी सॉइल। और लोमी सॉइल क्या होती है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है, कौन सी, लोमी सॉइल। तो तीनों सॉइल को प्लीज एक बार आप याद रख लेना, ठीक है, कल के एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन अभी अपन ने डिस्कस किया था चाइना रोज के बारे में, इंडिकेटर से आया है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपने 3 टेस्ट ट्यूब ले रखी है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब है, और पहले आपने क्या किया है कि पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सॉल्यूशन ए डाला, क्या क्या है, सॉल्यूशन ए ऐड किया है, और जो चाइना रोज के कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। जब आपने सॉल्यूशन बी डाला ना तो जो चाइना रोज का कलर किस में चेंज हो गया, ग्रीन के अंदर। और जब आपने सी डाला ना तो उसके अंदर जो चाइना रोज का जो कलर था वो किसके अंदर कलर चेंज हो गया है, वो है मजेंटा डार्क पिंक के अंदर चेंज हो गया है। तो आपको ये बताना है कि ए बी सी कैसे सॉल्यूशन है। तो आपको, अगर आपको ध्यान है कि जो चाइना रोज है वो सॉल्यूशन ए कह रखा है, कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब ये है कि जब ये सॉल्यूशन कैसा है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर ही मेरा चाइना रोज कोई भी कलर नहीं देता। तो ए मेरा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो कौन कौन से ऑप्शन में है, ए 1 में है, 2 में, 3 में नहीं, 4 में नहीं, इनको काट दो। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, मैंने ये भी कहा आपको, मैंने बताया था कि जो चाइना रोज होता है वो बेस के अंदर कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर। तो बी कैसा है, बेस। और जो डार्क पिंक किसके अंदर देता है, ये एसिड के अंदर। तो सी कैसा है, ये एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो, आज आपसे पूछा है किसके बारे में,
चाइना रोज के बारे में, कल किसके बारे में पूछेगा, ये टर्मरिक के बारे में, किसके बारे में पूछेगा, टर्मरिक के बारे में पूछेगा। तो प्लीज आप एक बार इसको पढ़ के जाना। टर्मरिक के अलावा आपसे लिटमस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, तो इनको आप एक बार देख के जाना, गो थ्रू होके जाना, ठीक है। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बतानी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट ऐसे कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो मैकेनिकल एनर्जी बट नॉन जीरो मैकेनिकल एनर्जी बट जीरो मोमेंटम। तो कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है ना वो तो क्या है, नॉन जीरो है, और उसका मोमेंटम जीरो होगा, मतलब जीरो हो सकता है। तो ये बात है कि ये स्टेटमेंट आपको बतानी सही या फिर गलत है। थोड़ी सी एक बात देखो कि जो अपने पास में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना वो इक्वल होती है मेरी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एम जी एच होती है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अपने पास में मोमेंटम, मोमेंटम किसके इक्वल होते हैं, एम इंटू वी के इक्वल होते हैं। अब इन दोनों का अपने को देखना है स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट पे रुका हुआ है, मान लो नीचे से किसी हाइट एच पे रुका हुआ है, ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, रुका हुआ तो मतलब कि जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम क्या है, जीरो। मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ तो मोमेंटम जीरो मेरा हो सकता है। ये सुनो, अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो भी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। और जो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, इन दिस केस मैकेनिकल एनर्जी मेरी किसकी इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच होगी। क्या होगी, एम जी एच होगी। और ये क्या है, नॉन जीरो है। ये क्या है, नॉन जीरो। ये तो स्टेटमेंट पूछ रखी थी ना कि किसी ऑब्जेक्ट के पास में मैकेनिकल एनर्जी नॉन जीरो हो सकती है, उसका मोमेंटम जीरो हो सकता है। तो ये बात सही है, तो स्टेटमेंट वन क्या मेरी करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। अब अपन देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रखा है, एन ऑब्जेक्ट कैन डू जीरो वर्क। ये कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है वो जीरो वर्क कर सकता है। कब, जब उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा हो, नॉन जीरो लग रहा हो। कह रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नॉन जीरो लग रहा है तब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, वो जीरो वर्क कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। एक बार देखो, जो अपने पास में वर्क डन होता है ना वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में आता है क्या, कोस थीटा। अगर मान के चलो कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच एंगल अगर हुआ 90 डिग्री, क्या हुआ, एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, तो वर्क क्या रहेगा मेरे पास में, जीरो होता है। वर्क डन क्या होता है इस केस में, जीरो होता है। फोर्स अभी भी अप्लाई कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, फोर्स अभी भी अप्लाई कर रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट के क्या है, वो 90 डिग्री पे अप्लाई कर रहे हो, तो वर्क डन मेरा क्या होगा, जीरो होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है जीरो। तो पहली कंडीशन तो ये है, जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल होता है 90 डिग्री का, उस केस में क्या है, मेरा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। और दूसरा केस ये बनेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या हो, जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या हो, जीरो हो, उस केस में मेरा वर्क क्या होता है, जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कूली है और अपने सर पे कोई बोझ लेके चल रहा है, तो जो अपने पास में सर पे जो ऑब्जेक्ट रख रखा है ना, उस केस में मेरे पास में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो आप ये बोलोगे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, इसमें कह रखा है कि अपने पास में क्या है, टू आइडेंटिकल मेटल कंटेनर है। अरे कंटेनर ए को आपने क्या कर दिया है, काले रंग से पेंट कर दिया है, और जो कंटेनर बी है उसको आपने क्या कर दिया है, व्हाइट कलर से क्या कर दिया, पेंट कर दिया आउटसाइड सरफेस। तो स्टेप वन कह रखा है कि बोथ द कंटेनर आर केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट। इन्होंने कहा है कि दोनों कंटेनर को आपने क्या कर दिया है, सनलाइट के नीचे रख दिया। दूसरा कह रहा है कि आफ्टर फ्यू आवर्स बोथ द कंटेनर आर केप्ट इन द शेडी एरिया, मतलब कि आपने दोनों कंटेनर को क्या कर दिया है, किसी छायादार एरिया में रख दिया है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व्ड, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी आपको क्या क्या वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो पहले एक चीज देख लो कि फिजिक्स के अंदर एक रूल है, जो ब्लैक ब्लैक कलर की कोई भी चीज होती है ना, ब्लैक कलर की चीज है, तो क्या करती है, वो गुड एब्जॉर्बर भी होती है। गुड एब्जॉर्बर मतलब हीट को उतनी ही जल्दी क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है। और वो क्या होती है, गुड रेडिएटर भी होती है। गुड क्या होती है, रेडिएटर होती है या फिर एमिटर होती है। मतलब कि हीट जितना जल्दी उसने एब्जॉर्ब की है उतना ही जल्दी वो लॉस भी कर देती है, ठीक है। और जो व्हाइट कलर की चीजें होती है ना, वो क्या होती है, गुड रिफ्लेक्टर होती है। क्या होती है, गुड रिफ्लेक्टर होती है। मतलब ये है कि वो हीट को एब्जॉर्ब जल्दी से नहीं करती है।
ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या कहा है वो ऑप्शन देखो, करेंगे कंटेनर ए विल गेन एज वेल एज लॉस हीट फास्टर देन कंटेनर बी। अब देखो मैंने आपको बताया था ए कैसे रंग की है, काले रंग की, काले रंग की हीट एब्जॉर्ब भी जल्दी करती है और वो छोड़ती भी जल्दी है। आई बात समझ में? तो यही तो कह रखा है ना, कंटेनर ए विल गेन एज वेल एज लॉस हीट फास्टर देन कंटेनर बी। बताओ स्टेटमेंट सही है फिर गलत है? स्टेटमेंट वेरी बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। नेक्स्ट और देख लो, कह रखा है कंटेनर बी विल गेन, आंसर मेरा यही रहेगा, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। कह रहा है कंटेनर बी विल गेन एज वेल एज लॉस हीट फास्टर देन कंटेनर ए। नो 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 नो, ये नहीं होगा। मैंने अभी बताया था जो कंटेनर जो व्हाइट कलर होता है वो क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर होता है, वो गेन नहीं करता। ठीक है। और जो जो थर्ड स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट है, वो मेरी क्या इनकरेक्ट है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट होगा। ठीक है। अब देखो कल के लिए क्या है, कल के लिए आपको ध्यान रखना है सी ब्रीज। क्या है? सी ब्रीज। तो सी ब्रीज क्या होती है? दिन में ठंडी हवा चलती है, दिन में ठंडी हवा। और कहां से कहा? समुद्र से जमीन की तरफ। मैंने कहा क्या क्या, जो सी ब्रीज का मतलब ये होती है, तो दिन में ठंडी हवा चलती है। ठीक है। और वो कहां से कहां चलती है? समुद्र से, मतलब कि सी से लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ। इनको अपन क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है। इसी जगह अपने पास में आता है लैंड ब्रीज। क्या होती है? लैंड ब्रीज। लैंड ब्रिज क्या होती है? होती है रात के समय में। क्या होती है? रात के समय में। और रात के समय में होता है क्या कि जमीन से ठंडी हवा समुद्र की ओर चलती है। जमीन से ठंडी हवा किसकी ओर चलती है? समुद्र की तरफ चलती है। तो सी ब्रिज बता दिया मैंने और लैंड ब्रिज बता दिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा आपको ये चीजें भी याद करनी है। कंडक्शन क्या होता है? मैंने पढ़ा रखा है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इनको, आ सकते हैं पेपर में। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब अपन मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रेशर से करें, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू कट विद ब्लंट नाइफ एज कंपेयर टू शार्प वन। कह रखा है एक अपने पास में ब्लंट नाइफ है, ठीक है, और एक अपने पास में शार्प चाकू है। तो कह रखा है कि जो ब्लंट नाइफ है ना, वो एज कंपेयर टू शार्प वन क्या करता है? वो डिफिकल्टी से कट करता है किसी भी चीजों को। तो यहाँ पे देखो है क्या, अगर अपने पास में शार्प, शार्प क्या है? कोई चाकू है, तो उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट वो क्या हो जाता है? कम होता है। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? कम होता है। तो आपको पता है जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो अगर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। शार्प की बात करें तो प्रेशर क्या लगेगा उस चीज पे? ज्यादा लगेगा। अगर ज्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगी? चीज आसानी से कट जाती है। ठीक है। और इसी जगह अगर अपन बात करते हैं कि इसकी ब्लंट नाइफ की, तो ब्लंट नाइफ के अंदर क्या होता है? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाता है। अगर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गया तो उस पर लगने वाला प्रेशर मेरा घट जाएगा, तो वो चीज आसानी से कटेगी नहीं, आसानी से वो नहीं कटेगी। तो ये तो पूछ रखा है ना कि डिफिकल्टी से क्यों कट होती है अगर आप ब्लंट नाइफ को क्या करते हो? यूज करते हो। तो सिंपल सा रीजन इसका यही है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीजेज। अगर आपने एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर मेरा क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा और वो चीज आसानी से फिर कटेगी नहीं। होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो कल के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। कल के लिए आ सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ये पूछ सकता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेरा, हाइट के साथ में कैसे रिलेट करता है। तो जैसे जैसे सुनना कि हाइट बढ़ती है, जैसे मानो कि आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर जाता है मेरा? डिक्रीज करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर गया तो जो पानी होता है, वाटर होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया तो आप खाना आसानी से नहीं बना पाओगे, क्योंकि किसी भी खाने को पकने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। और पानी का हाई टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वो कब है? जब आप धरती के ऊपर, आप किसी सी लेवल पे हो। बट जैसे ही आप कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, तो जो पानी है, पानी का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रहता है? 70-80 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो खाना मेरा अच्छे से पकेगा नहीं। तो यही कारण है कि हाई एल्टीट्यूड पे खाना पकाना क्या है? मुश्किल है। खाना पकाना क्या है? मुश्किल है। होप आपकी चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो। तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो पहला तो ये काम है कि आप नंबर ऑफ जो टर्न्स है ना उनको क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। दूसरा मैंने कहा था फ्लो ऑफ करंट को भी बढ़ा दो। तो इन दोनों से क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ मेरी बढ़ जाएगी। तो देखो ऑप्शन क्या रखा है, यूजिंग ए प्लास्टिक और, नहीं भी यहाँ पे तो मैग्नेटिज्म ही नहीं होगा। अब करें यूजिंग एन एल्यूमिनियम को, नहीं, एल्यूमिनियम कोर भी यूज नहीं करते अपन। क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन रोड यूज करते हैं। क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं।
ठीक है, जिसमें क्या होता है मैग्नेटिज्म ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे एल्यूमिनियम कोर भी आप यूज में नहीं लेके आते हो। अब कह रहे इंक्रीज द फ्लो ऑफ करंट, यस, फ्लो ऑफ करंट बढ़ा दो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और फोर्थ कह रखा है डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, नहीं भाई हमें तो इंक्रीज करनी होती है तब बढ़ती है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। होप आपको चीज समझ में आ गई। अब देखो कल के लिए प्रेडिक्शन ये है कि इलेक्ट्रिक बेल से क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ के चले जाना, इलेक्ट्रिक बेल से क्या आ सकता है हमारे पास में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गन दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो पहले देख लो एसोफेगस होता है ना, ये क्या करता है, एक फूड पाइप होती है बेसिकली, यहाँ पे कोई भी खाने का डाइजेशन नहीं होता, ये क्या काम करता है खाने को मुंह से पेट तक पहुंचाता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, एक तो ये है, ठीक है। और जो अपने पास में क्या है उसके बाद देखो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये भी क्या बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या होता है पानी या फिर कुछ सोल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में रेक्टम, ये जो रेक्टम होता है ना, इसके ये भी हमारे पास में डाइजेस्टिव प्रोसेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो अपना जो बिना पचा खाना है ना वो स्टोर होता है रेक्टम के अंदर, ये चीज समझ में आ गई है। अब देखो हमारे पास में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या होता है डाइजेशन डाइजेशन होता है, डाइजेशन पूरा होता है, आपने पढ़ा होगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई लाइक स्ट्रक्चर होती है जो न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो इसके अंदर डाइजेशन होता है। और इसके अलावा जो अपने पास में बक्कल कैविटी है, क्या है, बक्कल कैविटी है, इसके अंदर भी क्या होता है डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है सलाइवा रिलीज होता है, क्या करते हैं सलाइवा रिलीज करते हैं जो फूड के डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक बात देखो, अगर अपन पहले करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करती है, हाँ सर करती है, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, अपने को सारे सारे ऐसे चाहिए ना जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते। उसके बाद देखो लार्ज स्मॉल इसके अंदर होता है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन होता है, हाँ होता है, ठीक है। एसोफेगस के अंदर नहीं होता, रेक्टम के अंदर नहीं होता, बट इसके अंदर तो होता है ना, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब मेरा रह गया ऑप्शन नंबर 4, एसोफेगस के अंदर मेरा डाइजेशन डाइजेशन नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता और रेक्टम के अंदर नहीं होता, तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 88 का रहेगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब देखो कल के लिए है कि जो पैनक्रियाज होते हैं ना, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज कौन कौन सा अपने पास में क्या बोलते हैं एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, याद रखना, ठीक है। और लीवर के अंदर क्या मिलता है, बाइल जूस बनता है, क्या बनता है, बाइल जूस बनता है, और किसके लिए होता है, ये फैट्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये मेरे कल की प्रोडिक्शन है, कल आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ब्रीदिंग से क्वेश्चन आ रखा है, तो पहला करके अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स, तो स्टेटमेंट सही है। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो स्किन होती है मोइस्ट स्किन से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, किससे करते हैं वो, मोइस्ट स्किन से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, सही रहेगी, ठीक है। तो देखो एक इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें, ए इसमें है और इसमें नहीं है, तो कैंसिल कर दो। अब कह रहा है टेडपोल ब्रीथ्स थ्रू गिल्स एंड डज नॉट हैव लंग्स, तो कह रहा है जो अपने पास में टेडपोल्स होते हैं, मैंने आपको बताया जो मेटामॉर्फोसिस होता है किसके अंदर, मेंढक के अंदर, तो मेंढक किससे बनता है, टेडपोल से बनता है, और टेडपोल कैसा होता है, एक मछली की तरह होता है, ठीक है, किसकी तरह होता है, मछली की तरह होता है। तो ये चीज सही है कि जो टेडपोल के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और ये जो इसके अंदर लंग्स नहीं होते, क्योंकि लंग्स इसके बाद में जाके बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, सही है। तो बी क्या है हमारे पास में, बी भी सही रहेगा, तो बी किसके अंदर है, इसके अंदर है बी, तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, यही सही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, क्या रखा है, स्नेक ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग, ये गलत बात है भाई, जो अपने पास में सांप होते हैं वो लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं, क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं। होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। कल के लिए मेरी कल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज रहेगी, एक तो रहेगा फ्रॉग का रेस्पिरेशन सिस्टम, कि फ्रॉग हमारे पास में कहाँ से सांस लेते हैं, तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है, लंग्स के थ्रू भी होते हैं और स्किन के थ्रू भी क्या करता है, ये सांस लेता है। उसके बाद में अपने पास में क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, स्पेरिकल्स होते हैं, जो मैंने बताया था स्पेरिकल से सांस लेते हैं, ट्रैकिया होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इसी तरीके जो फिश होती है, फिश की बात करें अपन, फिश फिश किससे सांस लेती है, गिल्स से लेती है, गिल्स। और उसके बाद ये ध्यान रखना जो डोल्फिन है एंड व्हेल है, ये कोई फिश नहीं है, ये क्या है, मैमल्स हैं, क्या है, मैमल्स है, ये लेते हैं लंग्स के थ्रू सांस, किसके थ्रू लेते हैं, लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। इसके अलावा आप एक चीज और याद करना, जो बैट अपने पास में चमगादड़ है, ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, मैमल की कैटेगरी में आता है, और ये किससे सांस लेता है, ये लेते हैं लंग्स से लेता है, किससे लेता है, लंग्स से लेता है। इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया, फिश का बता दिया, फ्रॉग का बता दिया, इंसेक्ट का बता दिया,
और इसके बाद में डॉल्फिन, व्हेल और चमगादड़ का बता दिया। होप ये चीजें आपको ध्यान में रहेगी, कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, इसमें क्या रखा है, रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। करें द पार्ट विच प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, जो अपने पास में जो पोलन ग्रेन को जो प्रोड्यूस करता है ना, वो कौन होता है, वो एंथर होता है। ये तो आपको सबको ही पता है, क्या है वो, एंथर है। ठीक है, उसके बाद में क्या रखा है, द पार्ट वेयर द फीमेल गैमेट इज फॉर्म्ड, ओवरी भाई क्या है, ओवेरी होता है। देखो कौन सा रहेगा, एक्स क्या मेरा एंथर है, वाई क्या मेरा ओवरी है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन सही रहेगा। अब नेक्स्ट देख लो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर पोलन ग्रेन जर्मिनेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। अब कह रहा है द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको साइंस के सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब अपन एक बार पेडागोजी की भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये शीमा राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर नोटबुक। तो शीमा ने क्या कर रखी है, अपनी नोटबुक के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी है। तो पहली स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, कैक्टस इज ए डेजर्ट प्लांट। तो देखो यह एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इस उसने पौधे को देखा और पहचाना और उसके बारे में क्या किया, अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन किया। तो पहला तो क्या मेरा ऑब्जर्वेशन आएगा, क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अब नेक्स्ट है, कह रखा है अ डेजर्ट प्लांट हैज वेरी स्मॉल साइज लीव्स। कह रहा है कि ये भी अपने पास में ऑब्जर्वेशन है, कि अपन देख सकते हैं कि कोई प्लांट है, उसको देख के और उसका आकलन कर लिया कि इसका इसकी पत्तियों का आकार कैसा है, छोटा है। तो ये भी अपनी आंखों से देखी हुई चीजें हैं, तो ये भी क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो पहली भी ऑब्जर्वेशन है, दूसरी भी ऑब्जर्वेशन है, किसके अंदर है ये, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। नेक्स्ट क्या रखा है, स्मॉल साइज लीव्स हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। रिजल्ट निकाल दिया अपने, ये कंक्लूजन है ना, और कंक्लूजन मतलब कि इन्फेरेंस, क्या है, इन्फेरेंस होगा। तो अपने पास में क्या होगा, इस 65 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट। देखो पेडागोजी की है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो फाइनल आंसर के आने पे थोड़ा पता लगता है, बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे इसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज टेस्टेबल क्वेश्चंस। पहले तो देख लीजिए टेस्टेबल क्वेश्चन होता क्या है। कह रहा है कि ऐसा सवाल जिसका जवाब हम आज अपनी लैब में या आंखों से देखकर या फिर कोई एक्टिविटी करके निकाल सके ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टेबल क्वेश्चंस बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, कि जैसे आपने कोई किसी चीज को ऑब्जर्व कर लिया, कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया या कोई एक्टिविटी कर ली और आपको किसी भी क्वेश्चन का क्या मिल गया, आंसर मिल गया, उसको क्या बोलते हैं अपन, टेस्टेबल क्वेश्चंस बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन विल फॉसिल फ्यूल रन आउट। अब देखो भाई, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में अपन नहीं बता सकते कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल है वो कब खत्म हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी है कि हाँ ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाए, बट एग्जैक्टली अपन नहीं बता पाएंगे कि फॉसिल फ्यूल कब खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी आप लैब में गए और आपने एक एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि इतने आने वाले सालों में फॉसिल फ्यूल मेरा खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ ही नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि 2026 में दुनिया खत्म है ना, तो ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं, तो एक भविष्यवाणी हो सकती है, किसी को नहीं पता कि फॉसिल फ्यूल कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके आप इसको नहीं बता पाओगे, तो ये मेरा टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है। तो यही तो पूछ रखा था ना, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, मेरा सही रहेगा। अब बाकी ऑप्शन देख लो एक बार। कह रहा है कि अर्थवर्म क्या खाता है, व्हाट डज एन अर्थवर्म ईट। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे हम कैंचो अलग अलग चीजें खिलाएं और ऑब्जर्व कर लें, और लास्ट में अपन बता सकते हैं कैंचुआ ये खाता है, ये नहीं खाता। अब नेक्स्ट है क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोक ऑन लंग्स। ये भी अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सिगरेट है, सिगरेट स्मोक का अपने फेफड़े उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी अपन कर सकते हैं। अब फोर्थ है, ये क्या कह रहा है, हाउ डज फ्लू इफेक्ट ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन कि हमारे जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है उसको फ्लू कैसे इफेक्ट करती है। तो ये तीनों तो क्या है, ऑब्जर्वेबल है, इसको अपन एक्सपेरिमेंट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो पहला है ना, ये अपने पास में ना ही तो इसको आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते, ना ही ऑब्जर्वेशन के थ्रू बता सकते। तो ये मेरा टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं होगा। ये किसके अंदर आएगा, भविष्यवाणी के अंदर आएगा, प्रेडिक्शन के अंदर आएगा कि अब खत्म हो जाएगा, और होगा या नहीं होगा वो अपने को भी नहीं पता। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में थोड़ा टाइम बचा है और मेरे पास नेटवर्क का इशू है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से क्लास को खत्म करके रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूँ। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या करा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रेकमेंडेड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये देखो ये किससे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया अपने पास में वैलिडिटीज ऑफ ए साइंस करिकुलम से क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने आपको पेडागोजी के अंदर करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि ये नियम है
कि अगर आप कोई साइंस का करिकुलम डिजाइन कर रहे हो तो ये कुछ आपके पास में नियम थे, उसमें से एक नियम था प्रोसेस वैलिडिटी के बारे में। और प्रोसेस वैलिडिटी का मतलब ये है कि मेरे पास में कोई बच्चा है, वो सीख कैसे रहा है, बच्चे का सीखने का मेथड क्या है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रोसेस वैलिडिटी के खिलाफ है। और मैंने ये कहा था कि सीखने का सही ढंग क्या है, जिसमें बच्चा क्या हो, एक्टिव हो, जिसमें बच्चा क्या हो, एक्टिव हो, साइंटिफिक तरीके से वो सोचे। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। करेक्ट है, स्टूडेंट इन्वॉल्व इन मेकिंग ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट गिवन इन द पीरियोडिक टेबल, कि बच्चे को आपने कोई काम दे दिया और उसको बोल दिया कि आपको पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पे जो बच्चा काम कर रहा है, यहाँ पे कोई कोई साइंटिफिक थिंकिंग का काम नहीं कर रहा है, वो एक क्लरिकल काम कर रहा है, वो एक कलर काम वाला काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, कॉपी कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, नकल कर रहा है। ये चीज अच्छी है बुरी है, भाई अच्छी नहीं है, ये चीज बेसिकली क्या है, बुरी है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो प्रोसेस वैलिडिटी के खिलाफ है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन है एक बार आप देखना, यहाँ पे दे रखा हाइपोथेसिस, बच्चा सोच रहा है, सोच रहा है तो मतलब क्या है, वो अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद में कह रहा है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटिंग द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है, घर से वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम लेके आया और उनकी एसिडिटी बेसिसिटी चेक कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है मेरे पास में, एक्टिव है। अब कह रहा है स्टूडेंट डिस्कसिंग, देखो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस का मतलब कि बच्चे क्या है, एक्टिव है। तो तीनों जो 1 3 4 इसमें बच्चा क्या है मेरा, एक्टिव है। तो ये क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में प्रोसेस वैलिडिटी को ये क्या करते हैं, बेसिकली प्रोसेस वैलिडिटी के फेवर में है, और स्टेट सेकंड वाला क्या है, अगेंस्ट में। तो मेरा सही ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड वाला क्या रहेगा मेरा, अगेंस्ट में रहेगा, मतलब कि सही ऑप्शन मेरा सेकंड वाला रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं द साइंस टेक्स्ट बुक ऑफन इंक्लूड इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स फ्रॉम द पास्ट, वन सच स्टोरी दैट ऑफ एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ सिल्क इन चाइना एंड द रोल ऑफ ट्रेवलर एंड ट्रेडर्स इंट्रोड्यूसिंग सिल्क टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सिल्क रूट, what objective of science teaching learning are being fulfilled by including the above in the text book। देखो पहली तो बात, ये क्वेश्चन इतना लंबा दे रखा है, इसको समझ लो क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि जो अपनी किताबें होती है, किताबों में अक्सर पुरानी कहानियां दी होती है, एनेक्डोट्स, पुरानी कहानियां दी होती है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, सिल्क की खोज की कहानी दी गई है, कि कैसे चाइना में ये एक एक्सीडेंट से डिस्कवर हुआ था और फिर सिल्क रूट के जरिए पूरी दुनिया में फैला। तो कह रहा है टीचर को ये कहानी क्यों पढ़ानी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला कह रखा है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस, ये चीज ठीक है। कह रहा है कि आपको क्या करना है कि नेचर ऑफ साइंस को अंडरस्टैंड करना है। तो आपको मैंने बताया था नेचर ऑफ साइंस के अंदर क्या था, ये टेंटेटिव थे, क्या थे, टेंटेटिव थे। तो यहाँ पे एक वर्ड को पकड़ो, एक्सीडेंटल, कि जो अपने पास में सिल्क था इसकी क्या हुई, एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई, अनप्रडिक्टेबल हुई है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ साइंस कैसा है, टेंटेटिव। ये बात तो सही है, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस। और इस वाली स्टोरी से अपने को पता लग रहा है कि साइंस क्या है, टेंटेटिव है, क्या है, टेंटेटिव, अनप्रडिक्टेबल है। एक एक्सीडेंट हुआ और डिस्कवरी हो गई, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है ना। अपने को क्या बता रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। बच्चे सीखते हैं कि आज हम जो सिल्क पहन रहे हैं उसकी शुरुआत सदियों पहले कहाँ से हुई है, इससे बच्चे को क्या साइंस का एक टाइमलाइन समझ में आता है। ये भी क्या अपने पास में सही रहेगा। अब कह रहे हैं टू डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ हाउ साइंस इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड। यहाँ पे लिख रखा है ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स, साइंस मतलब बंद कमरे में नहीं होता। सिल्क रूट दिखाता है कैसे ट्रेडर्स और ट्रेवलर ने ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। ये दिखाता है कि साइंस हमारी सोसाइटी और ट्रेड से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या है, सही रहेगी। नेक्स्ट कह रहे हैं टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ साइंस कंटेंट बाय इंक्लूडिंग फन स्टोरी। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, ये तो नेगेटिव है। कह रहा है कि आप क्या करो, ऐसी स्टोरी को डाल के साइंस के जो है ना, ऐसे स्टोरी को डाल के आप बर्डन बढ़ा रहे हो साइंस का, ये तो कोई बात ही नहीं। तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। तो मेरी क्या इनकरेक्ट है। आपको पूछ कैसे रखी थी, ऑब्जेक्टिव पूछ रखे थे, ऑब्जेक्टिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ए बी सी मेरे क्या रहेंगे, सही रहेंगे। आई बात समझ में। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि इनमें से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसको देखकर आपको लगता है कि वो बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। पहले तो ये समझ लो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या होता है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है बच्चे के पास सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। बच्चा जो भी सीखता है वो करके सीखता है। बच्चा क्या लगाता है, अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाता है, और किसी भी बात को बिना सबूत वो नहीं मानता है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ये किस में आता है, साइंटिफिक टेम्पर में आता है।
तो पहला दे रखा है, कह रखा है रीडिंग आउट द टेनेट्स ऑफ नेचर ऑफ साइंस, मतलब ये जो अपने पास में टीचर है ना, वो सिर्फ यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़ के बता रहा है कि ऐसे ऐसे अपने पास में ही होता है, नेचर ऑफ साइंस अपने पास में ऐसी होती है, सिर्फ पढ़ के बता रहा है। ये बताओ बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को कंट्रीब्यूट करेगा क्या? नहीं करेगा। पढ़ना, पढ़ के बताना साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, साइंटिफिक टेम्पर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अब तो कैसे करेगा? बाय इंकरेजिंग स्टूडेंट, की बच्चों का इंकरेज करो कि आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछो, तो उससे क्या उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर आएगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दो उनको। दूसरा क्या है, आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और साइंटिफिक कंसेप्ट के ऊपर क्या करना है, एम्फेसाइज करना है कि ऐसा ऐसा हमारी हिस्ट्री में पहले हुआ था। ठीक है, तो इन तीनों में क्या है, हमारे पास में बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। अगर बच्चा एक्टिव है तो यहाँ पे उसका साइंटिफिक टेम्पर क्या होगा, डेवलप होगा। और यहाँ पे मेरा बच्चा क्या एक्टिव नहीं है, टीचर सिर्फ क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, और रीडिंग क्या है, बेस्ट मेथड नहीं है। ठीक है, होप आपकी चीज समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टू ग्रेड 7 लर्नर एज पर द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या रखा है कि अगर आपको कोई क्लास 7 का बच्चा है, उसको आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ानी है, तो अगर इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, और वो तरीका कैसा होना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए। तो आपको याद है ना, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच क्या थी? इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच वो थी जिसमें बच्चा खुद काम करता है और टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढनी है। क्या करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो क्या रखा है, डिफाइन द टर्म सोनोरस, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, की बच्चों के सामने आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सोनोरस का मतलब बता रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहे हो और मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे डिफाइन ही वर्ड क्या है, बेसिकली नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट मेरी क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड कह रहा है गिव अ सेट ऑफ मटेरियल टू स्टूडेंट एंड आस्क देम टू डिड्यूस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, सही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे टीचर ने बच्चों के साथ क्या किया है कि बच्चों को लोहे की चीजें दे दी, कोयला दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, और उनको बोला कि आप इनकी प्रॉपर्टी को डिड्यूस करो। इनकी प्रॉपर्टी को करना है, रिड्यूस करना है, कि इनकी चमक देखो, आप इनकी हार्डनेस देखो। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चा खुद काम कर रहा है, ठीक, खुद काम कर रहा है, मेरी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट क्या करें, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो टीचर ने क्या किया है, मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो ब्लैक बोर्ड पे लिख दी और बच्चा उसको उतारा है। तो ये चीज अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो मेरा इनकरेक्ट रहेगा। दूसरा, इनिशिएटेड डिस्कशन ऑन स्टूडेंट एवरीडे एक्सपीरियंसेस ऑफ यूजिंग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सब्सटेंस। देखो डिस्कशन अच्छा है, डिस्कशन क्या है, अच्छा है, और किसके ऊपर डिस्कस करो आप, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के ऊपर डिस्कस करो। स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं, अच्छी है, बट साइंस के अंदर अपने को जब अपन खुद से करते हैं ना, तब अपने को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या रहेगी, इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में क्या इनकरेक्ट है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा है मेरा, स्टेटमेंट नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर बिगिनिंग टू फॉर्मली टीच अ चैप्टर ऑन फोर्स इन क्लास 6, a teacher hold a discussion in which he asked children to imagine what would they do if they wish keep a ball rolling on the ground for very long distances. How can she most suitably use children's responses? देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, बच्चों की यही शिकायत आ रही है कि सर अब की बार ना क्वेश्चंस काफी लंबे लंबे हैं। ठीक है, बट बहुत आसान है। क्वेश्चन ऐसे है कि क्लास 6 की टीचर है और बच्चों को क्या करना चाहती है, वो फोर्थ चैप्टर पढ़ाना चाहती है, और फोर्थ चैप्टर पढ़ाने से पहले वो क्या करती है, बच्चों से एक फॉर्मल डिस्कशन करती है और बच्चों के सामने एक सवाल पेश करती है और बच्चों से पूछती है, अगर तुम किसी गेंद को जमीन पर बहुत दूर तक लुढ़काना चाहते हो तो तुम क्या करोगे। तो सिंपल सी बात है, आपसे ये पूछा है कि बच्चों से, जो टीचर है, बच्चों से ये क्वेश्चन क्यों ही पूछा, जो टीचर थी उसने बच्चों से ये क्वेश्चन क्यों पूछा। तो पहला करें टू इवेल्युएट स्टूडेंट, कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए। भाई अभी तक तो चैप्टर ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हो क्या, ये तो उसके ऑब्जेक्टिव नहीं रहे होंगे। तो स्टेटमेंट ए तो मेरी क्या इनकरेक्ट है। तो जिसमें ए दिखे ना उसको तो कट कर दो, तो ए यहाँ पे ये मेरा गलत हो जाएगा, ये भी मेरा गलत हो, क्योंकि यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन पूछे, करेक्ट ऑप्शन पूछे। दूसरा कह रखा है टू असेस स्टूडेंट्स प्री कंसेप्शन। हाँ ये सही है कि टीचर है ना ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है। ठीक है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, तो मेरा बी क्या रहेगा, सही रहेगा। तो यही ऑप्शन के अंदर है, इसके अंदर तो मेरा है ही नहीं ना सी, तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बाकी बाकी भी देख लेते हैं। कह रहे हैं टू डिटरमाइन द पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू अडॉप्टेड टू टीच द कंसेप्ट। बाकी भी देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू अडॉप्टेड टू टीच द स्टूडेंट। सही बात है कि वो क्या करना चाहती है, भाई क्या क्या वो स्ट्रेटजी अपनाएं कि बच्चों को कैसे बढ़ाना है, टीचिंग मेथड कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए उसने क्वेश्चन पूछा है कि उससे टीचर को क्या पता लग जाए कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ठीक है।
बाकी भी देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू बी अडोप्टेड टू टीच द कंसेप्ट, ये भी बात सही है कि टीचर ने बच्चों से इसलिए सवाल पूछा है कि वो अपने टीचिंग मेथड को डिजाइन कर सके कि बच्चों को पढ़ाना कैसे। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, सही है, तो सी भी सही है, तो इसके अंदर ही आएगा। अब कह रहे टू इनेबल स्टूडेंट टू डिफाइन फोर्स, ये तो कोई बात ही नहीं है, जहाँ पे डिफाइन आ गया वहाँ पे मान लो नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव का यहाँ पे कोई काम है ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये था 7 फैब शिफ्ट 1 का पूरा एनालिसिस। और एक बहुत खुशी की बात ये है कि जो साइंस और पेडागोजी की क्लासेस मैंने ली थी वहाँ से काफ़ी सवाल आज डायरेक्ट देखने को मिले हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों, अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो सीटेट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिनका एग्जाम कल है वो आज की प्रोडिक्शन और मेरी पुरानी क्लासेस को एक बार जरूर रिवाइज करें। मैं सभी क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, आप एक बार देख के जाना प्लीज़। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।